नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था, जहां अक्सर श्रमिकों का शोषण होता था। भारत ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की, वहां के नागरिकों के हित और सुरक्षा के प्रति समर्थन व्यक्त किया। सरकार ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेताओं ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की, देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की। और मौसम विभाग ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति शामिल है। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का खेल मॉडल खिलाड़ियों के अनुकूल है और इसलिए विगत वर्षों में खेलों में हम सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं की पहचान, उनके उचित प्रशिक्षण, पोषक आहार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत में खेलों का बुनियादी ढांचा भी मजबूत हो रहा है। आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अपने युवा खिलाड़ियों पर गर्व है, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह गंभीरता पूर्वक करता है, तभी सफलता मिलती है और देश इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल के आयोजन से वाराणसी राष्ट्रीय खेल मानचित्र में शामिल हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था, जहां श्रमिकों को प्रायः दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मनरेगा की नहीं, बल्कि इसमें हो रहे भ्रष्टाचार की रक्षा करना चाह रही है। विकसित भारत जी राम जी योजना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिसमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केवल मजदूरों के हितों को सुरक्षित किया गया है और विकास सुनिश्चित किया गया। मेरी कांग्रेस से अपील है कि वो भ्रम न फैलाए, झूठ न फैलाए, बल्कि इस योजना को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद दे। श्री चौहान ने कहा कि विशाल बजट के बावजूद मनरेगा ने किसी स्थायी संपत्ति सृजन या गांवों के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नए विधेयक से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे गांवों में सार्थक योगदान भी दे सकेंगे।
बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया, मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। मजदूरों को काम मिले ये प्राथमिकता, लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गांव में विकास के काम हो, विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया। महाराष्ट्र में वाशिम जिले में मनरेगा के राज्य प्रशिक्षण समन्वयक नीलेश घुगे ने कहा है कि विकसित भारत जीराम जी अकुशल श्रमिकों के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ये एक पारदर्शी कानून है। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों की आजीविका में सुधार होगा। वीबी रामजी, ये जो नया विधेयक केंद्र शासन ने रखा है और जिस पे काम किया जाने वाला है, यह अत्यंत उपयोगी और फलदायी विधेयक होने वाला है। मनरेगा का जो उद्देश्य था कि लोगों के लिए टिकाऊ, उत्पादक और गुणवत्तापूर्ण मत्ता निर्माण करनी चाहिए, उसी एजेंडे को, उसी उद्देश्य को सामने रख के 4 कैटेगरीज में वीबी रामजी में काम किया जाने वाला है। और वो 4 कैटेगरी से निर्माण होने वाले जो की मत्ता है, प्रोडक्ट है, उससे लोगों की उपजीविका अच्छी होनी चाहिए। ये ध्यान में रख के गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और उत्पादक मत्ता निर्माण करने का उद्देश्य रखा गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित बेहतर गुणवत्ता वाली 25 फसलों की 184 नई किस्मों के उद्घाटन के अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में अग्रणी चावल निर्यातक देश बन गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने वेनेजुएला के हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत वेनेजुएला की स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों के हितों और सुरक्षा के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया है। भारत ने कहा है कि सभी पक्षों को तमाम मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। इस बीच वेनेजुएला की राजधानी कराकास स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने का परामर्श जारी किया है। वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। दूतावास का ईमेल cons.caracas.ma.gov.in है और आपातकालीन फोन नंबर है 584129584288। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले की चर्चा के लिए कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थायी सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र में वेनेजुएला के स्थायी मिशन ने सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर आपातकालीन सत्र का अनुरोध किया है और अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में उनके निर्देश पर सैन्य अभियान चलाया गया। फ्लोरिडा में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए कराकस में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। मेरे निर्देश पर अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं ने वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण सैन्य अभियान चलाया। अमेरिकी सेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एक ऐसी कार्रवाई थी जिसे लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा था। कराकस में सैन्य बलों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया ताकि निकोलस मादुरो को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। श्री ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अब अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन पर न्यूयॉर्क में नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया गया है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरेना मचाडो ने कहा है कि वेनेजुएला में आजादी का समय आ गया है।
वेनेजुएला पर इस सैन्य अभियान की विश्व नेताओं ने निंदा की है। रूस, चीन, ईरान, ब्राजील और क्यूबा सहित कई देशों ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका को वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करना चाहिए। चीन ने कहा कि उसने अमेरिका से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी लेने का भी अनुरोध किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@YR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने ईसी नेट ऐप में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस ऐप पर 10 जनवरी तक सुझाव दिए जा सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं को बेहतर सेवाएं और चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए ये डिजिटल मंच तैयार किया है। अब 3 वर्ष से कम अवधि वाले स्टार्टअप भी अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का लाभ उठा सकेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विभाग के 41वें स्थापना दिवस समारोह में नई दिल्ली में कहा कि अब नए स्टार्टअप भी पंजीकरण कर इस कोष का लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में कठुआ में हाल की बाढ़ से क्षतिग्रस्त ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटन की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति और बुनियादी ढांचे के नुकसान की भरपाई के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। कठुआ में अस्थायी मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अन्य क्षतिग्रस्त ढांचों में से प्रत्येक के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से बुलाया है। रमजान का महीना 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। इसे देखते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट सत्र थोड़ा पहले रखने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अरनिया, आरसपुरा और कनाचक के सीमावर्ती गांवों के लगभग 85 ग्राम रक्षा समूहों को जम्मू के जिला पुलिस लाइंस में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में स्वचालित राइफल चलाना, लघु रणनीति, आत्मरक्षा, बंकर निर्माण और शत्रु हमलों को रोकना शामिल है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेताओं ने कल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से राजधानी ढाका में मुलाकात कर पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रहमान ने अल्पसंख्यक नेताओं से कहा कि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए कानून व्यवस्था की बहाली आवश्यक है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन मांगों को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की अपील की। इस पर तारिक रहमान ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था बहाल करना और लोकतंत्र को मजबूत करना जरूरी है। वह लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांटने में विश्वास नहीं करते और सभी नागरिक एक ही पहचान रखते हैं, वे भी बांग्लादेशी है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। उत्तर कोरिया द्वारा आज कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद जापान ने आपातकालीन अलर्ट जारी किया है। उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें ऐसे समय में दागी जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चीन रवाना होने वाले थे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 के बाद से खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था, जहां अक्सर श्रमिकों का शोषण होता था। भारत ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की, वहां के नागरिकों के हित और सुरक्षा के प्रति समर्थन व्यक्त किया। सरकार ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी
और मौसम विभाग ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।